नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम सुढ़ानी और आज हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो अभी युद्ध के हालात बने हुए हैं, या फिर गाजा और इजराइल अगर मैं कहूँ तो उनके बीच में जो अभी संघर्ष चल रहा है वो कितना पुराना है, क्या इसकी हिस्ट्री है, कौन है ये इजराइल में रहने वाले यहूदी या फिर ज्यूज, इनकी हिस्ट्री क्या है। आज हम इस सीरीज के पहले पार्ट में ये सारी बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हम ये सारे इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ ज्यूज का माइग्रेशन, पलायन, और उनके जो मूवमेंट थे, जियोनिस्ट मूवमेंट, हस्काला मूवमेंट, और किस तरह से ये लोग जो है बल्फर एग्रीमेंट के बाद पलायन करते हैं, साइकस पिको एग्रीमेंट क्या था, तो ये सारा हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं कि पैलेस्टाइन का जो अभी मुद्दा चल रहा है, जो गाजा की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं इजराइल के ऊपर, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको जानने के लिए हम देखिए एक छोटा सा हिस्ट्री में जाते हैं। 1947 में अगर बात करें तो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये सारा पैलेस्टाइन है, जबकि ये जो इजराइल है वो छोटे छोटे वाइट कलर के जो सेटलमेंट्स हैं वो पूरे इजरायली सेटलमेंट्स हैं, यानी कि इजरायली लोग यहाँ पे आके रह रहे थे। अब बात करें कि जब यूएन में ये समस्या चली जाती है, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच का विवाद, तो यूएन जो है उसको ऐसे डिमार्केट करवाता है 1948 वाले प्लान में कि इजराइल को दिया जाता है 44% ऑफ द एरिया, जबकि पैलेस्टाइन को मिलता है 48% ऑफ द एरिया। और ये जो जेरूसलेम है, बीच का जो स्थान है, ये ध्यान रखिए बहुत ही धार्मिक स्थल है। इसकी धार्मिकता और इसकी जो रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा। तो ये जो जेरूसलेम है, ये लगभग 8% का एरिया, ये यूएन ने कहा कि हम इसे अपनी मॉनिटरिंग में रखेंगे। इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया गया, यानी जेरूसलेम ना इसराइल का पार्ट है ना फलस्तीन का पार्ट है, ऐसा कह के इसको समझौते को बनाया गया। अब देखिए, ऐसा था कि पहले इसराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीन था। पैलेस्टीन में जो मेजोरिटी नंबर्स थे वो थे मुस्लिम्स, अरब मुस्लिम्स। तो अरब मुस्लिम्स को डेफिनेटली ये बात पसंद नहीं आएगी कि इसराइल एक यहूदियों का देश कैसे बनाया गया। तो इसराइल और अरब के बीच में वॉर चलते हैं 1949 से 1967 में। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसराइल इसमें सबसे बड़ा विजेता रहता है जो ये युद्ध होते हैं, और इसराइल एक बड़ी टेरिटरी एक्वायर कर लेता है, यानी पैलेस्टीन जो है वो अब सिकुड़ के इतना सा रह गया है। इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, और ये है आपकी गाजा पट्टी। ठीक है, पट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर की तरफ ये जो कंट्री है ये है इजिप्ट। इस तरह से इसराइल जो है बहुत बड़ी टेरिटरी एक्वायर कर लेता है, बड़े क्षेत्रफल को अपना हिस्सा बना लेता है। इसके बाद अगर आप देखें करंटली, तो करंट में ये सिचुएशन है, यानी कि पहले जो आपको वाइट सेटलमेंट फर्स्ट पिक्चर में दिख रहे थे वो इजरायली थे, अभी वाइट वाला आप देखेंगे तो पूरा ही ऑलमोस्ट इजराइल हो चुका है। ये ग्रीन वाले जो सेटलमेंट्स हैं ये है पैलेस्टीन सेटलमेंट्स, ये जो है वेस्ट बैंक वाला एरिया है, और ये है गाजा पट्टी वाला एरिया। ठीक है, तो यहां से अभी जो इशू चल रहा है वो गाजा पट्टी से इसराइल की तरफ रॉकेट दागे गए हैं, बदले में इसराइल जो है रिटेलिएट कर रहा है, और इनके बीच में बहुत ही बड़ा संघर्ष चल रहा है। तो ये है अभी वर्तमान की स्थिति अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट होती है एक धार्मिक स्थल, ये जेरूसलेम के ऊपर। तो क्या है जेरूसलेम की इंपॉर्टेंस, हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये एक और मैप में आप देख सकते हैं, ये है गाजा, ये है जेरूसलेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, खास करके धार्मिक अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर के चूंकि ये वेस्ट में है तो इसलिए इसको बोला जाता है पश्चिमी किनारा या वेस्ट बैंक। ठीक है, इसराइल की ऑफिशियल राजधानी जो दुनिया रिकॉग्नाइज करती है वो है तेल अवीव, जबकि इसराइल कहता है कि उसकी राजधानी क्या है, जेरूसलेम। तो दुनिया जेरूसलेम को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करती, क्योंकि आपको पता होगा 8% ये जो एरिया है जेरूसलेम का, ये यूएन ने कहा था इंटरनेशनली वो खुद इसका ध्यान करेंगे या मॉनिटर करेंगे, इसलिए दुनिया जो है वो तेल अवीव को ही इसराइल की राजधानी मानती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इस एरिया की इतनी क्यों इंपॉर्टेंस है, ये जेरूसलेम जो है ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो एरिया है जेरूसलेम, यहाँ पे तीनों धर्म पाए जाते हैं। देखिए, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन प्लस मुस्लिम्स और ज्यूज। ठीक है, अच्छा, इन तीनों जो रिलीजन है इनको अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है। अब्राहमिक रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका एक कॉमन पूर्वज था, एक जिनका नाम था अब्राहम, जिससे ये तीनों धर्म खुद को जोड़ते हैं। और अब्राहम के दो पुत्र थे, पहला जो पुत्र था उसका नाम था इस्माइल, इस्माइल, और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था इसाक।
तो इस्माइल के जो इस्माइल की आगे पीढ़ी चलती है उसको मानते हैं मुसलमान खुद का पूर्वज, यानी कि इस्माइल जो है वो मुसलमानों का पूर्वज है, ऐसा मुसलमान बोलते हैं। और जो ये इसाक है ये क्रिश्चियन और ज्यू इन दोनों के पूर्वज माने जाते हैं। यानी ये तीनों के अगर पूर्वज को देखा जाए तो एक कॉमन है जो कि है अब्राहम। और ये अब्राहमिक रिलीजन इसीलिए ही कहलाते हैं अब्राहमिक रिलीजन। ठीक है, अब्राहमिक रिलीजन जो है इसकी खास बात यह है कि ये मोनोथीस्ट है। मोनोथीस्ट मतलब एक ही भगवान को मानने वाले। इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, इनके बहुत सारे भगवान नहीं होते। जैसे आप मुसलमानों में देखोगे तो मुस्लिम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने एक जीसस को मानते हैं। इस तरह से ये मोनोथीस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है वेस्ट बैंक वाला एरिया, इसमें ये रहा जेरूसलेम। तो क्रिश्चियन जो हैं वो ये आपको दिख रहा होगा बेंथेलम। तो ये बेंथेलम जो है यहाँ पे ही जीसस का जन्म होता है। ठीक है, इसलिए ये क्रिश्चियंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जेरूसलेम। ठीक है, उसके बाद जो ज्यूज हैं वो यहाँ पर बहुत पहले से रह रहे थे और 1000 BC के आसपास जो है इनका किंग था डेविड और उनके पुत्र थे किंग सोलोमन। तो सोलोमन जो है यहाँ पे धार्मिक संरचना बनाते हैं जो ज्यूस की होती है, या फिर मैं यूं कहूं कि ज्यूस का टेम्पल बनवाते हैं यहाँ पर। पहला फर्स्ट टेम्पल था यहाँ पे ज्यूस का। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें तो मुसलमानों के लिए यहाँ पे बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। तीसरा ये मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है क्योंकि यहाँ से ही मोहम्मद साहब जो थे वो जन्नत गए थे ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे मुसलमानों की एक बहुत फेमस मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा। तो मक्का और मदीना के बाद ये जो है तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थान हो जाता है मुसलमानों के लिए। तो इसीलिए ये जो जेरूसलेम है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और ये जेरूसलेम जो है यही है असली जो संघर्ष चल रहा है उसकी वजह है। जेरूसलेम में अभी जो है स्थिति ये है कि तीनों धर्म तो रहते हैं लेकिन इसमें वेस्ट साइड में ज़्यादा रहते हैं जो ज्यूज हैं वो, और ईस्ट साइड में यहाँ पे रहते हैं पैलेस्टाइनी मुस्लिम्स। ठीक है, और जेरूसलेम आपने देखा कि ये किसी के पास नहीं था लेकिन अभी इफेक्टिवली इसको कंट्रोल कर रहा है इजराइल। तो इजराइल जो है जेरूसलेम के ऊपर कंट्रोल कर रहा है और जो वेस्ट बैंक है उसके ऊपर भी इजराइल जो है धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। इसीलिए पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में संघर्ष चलता रहता है। वो हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे हमारी इस सीरीज में। तो हमें ये समझ में आया कि इस जेरूसलेम की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये तीनों रिलीजन इस जेरूसलेम वाले एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये डायग्राम है उस सेंट्रल जगह का जहाँ पे ये धार्मिक संरचनाएं बनी हुई हैं। तो ये पहली जो धार्मिक संरचना आपको दिख रही है ये है डोम ऑफ रॉक, जो इजराइल के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। जो यहूदी हैं वो इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं। ये है डोम ऑफ रॉक। यहीं पे दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो है अल अक्सा मस्जिद, जो मैंने आपको बताया थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है मुसलमानों में अगर इसकी पवित्रता को देखा जाए तो। और एक ये वॉल है जो इसको कवर करती है जिसका नाम है वेस्टर्न वॉल या फिर वेलिंग वॉल। और इजराइल जो है इसे भी बहुत पवित्र मानता है। और इजराइल यहाँ इस पूरे धार्मिक संरचना के चारों तरफ अपनी सेना का चेक पोस्ट बना के रखता है और इसमें आवागमन जो होता है आना और जाना उसको कंट्रोल करता है इजराइल। तो यहाँ पे देखिए अल अक्सा जो मस्जिद है यहाँ से काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। तो यहाँ पे कई बार क्या है ये रेगुलेट करते हैं, जैसे कई बार इजराइल नियम निकाल देता है कि 18 से 55 साल वाले लोग जो है अल अक्सा में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे देखिए धार्मिक जो है इनको रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, विरोध झेलना पड़ता है, यहाँ पे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। तो इसीलिए इसराइल इनको रेगुलेट करता रहता है और इसीलिए पैलेस्टीन और जो इसराइल है इनके बीच में विवाद कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये है वेस्ट बैंक और ये है जेरूसलम, आप देख पा रहे होंगे। तो ये थी इनकी धार्मिक संरचना। अब हम बात करते हैं, देखिए इस मुद्दे को समझने के लिए हमें बहुत अंदर हिस्ट्री में जाना होगा और उस हिस्ट्री में सबसे पहले अपन जानते हैं ज्यूस की हिस्ट्री। तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, 1000 BC की बात करूँगा। यहाँ पे किंग थे डेविड, इसे मुस्लिम स्क्रिप्चर्स में दाऊद भी बोला जाता है और इनके पुत्र थे सलमान, किंग सलमान या सोलोमन बोलते हैं ज्यूज में। तो ये पहली धार्मिक संरचना बनवाते हैं या यूं कहूं कि ज्यूज का टेंपल बनवाते हैं जेरूसलेम में। ठीक है, तो जेरूसलेम बहुत इंपॉर्टेंट है यहूदियों के लिए। इसके बाद 931 BC में इनका जो किंगडम है, इनकी जो राज्य है, साम्राज्य है, वो धीरे धीरे बिखरता है और ये दो भागों में टूट जाता है। एक हो जाता है इजराइल जो नॉर्दर्न पार्ट में है और दूसरा होता है जुदा या जूडा, ये सदर्न पार्ट में
दो भागों में इस तरह से टूटा। इसके बाद इन पे बेबीलोन अटैक करते हैं। बेबीलोन्स थे इराकी, और इन्होंने जो है 587 बीसी में इनका ये जो धार्मिक संरचना थी या टेम्पल थी यहूदियों का जो, उसको ध्वस्त कर दिया। और इसके बाद 516 बीसी आती है तो ये वापस दूसरा टेम्पल बनाया जाता है, जो कि ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये फिर यहाँ पे रोमन्स आ जाते हैं और रोमन्स जो हैं इसको फिर से नष्ट कर देते हैं 70 एडी में। और अब जो इजरायली हैं वो अपनी प्रेयर्स जो प्रार्थना करते हैं उसको एक लोकल अपना छोटा छोटा ऐसी संरचना बनाते हैं जिन्हें हम उनके साइनागोस कहते हैं। ठीक है, तो इजरायली जो लोग यहूदी हैं वो जहाँ प्रार्थना करते हैं उसको बोला जाता है साइनागोस। अब देखिए बात करते हैं कि जब इजराइल है, अभी इजराइल आपने देखा ये इस तरह से इजराइल था, अब यहाँ पे धीरे धीरे इजराइल के ऊपर रोमन एम्पायर आ जाएगा। रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, रोम का साम्राज्य। तो ये 63 बीसी में इजराइल के ऊपर या फिर यूं कहें जेरूशलेम के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है इजराइल या जेरूशलेम अब रोमन साम्राज्य के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो पीरियड है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है कि जीसस जो हैं, जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियंस के भगवान माने जाते हैं, उनको यहाँ पे सूली पे चढ़ा दिया जाता है। और इस सूली पे चढ़ाने का ऑर्डर जरूर रोमन गवर्नर का था, लेकिन इसमें ज्यू जो लोग थे वो भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ज्यूज इसमें हेल्प करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही जीसस जो है उनका पीरियड था जो क्रूसीफाई किया गया 32-33 एडी, और उसके एक एडी बाद क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म भी आ जाएगा, क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हो जाएगी। और ये क्रिश्चियनिटी जो थी वो ज्यूज जो हैं उनको मतलब दिक्कत दे रही थी, यानी ज्यूज जो थे वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे। अब देखिए ज्यूज जो हैं वो रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं रोमन्स के अगेंस्ट, लेकिन रोमन्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। रोमन्स इनको ले जाते हैं रोम में और वहाँ पे इन्हें स्लेव यानी कि दास बना के रखते हैं, गुलामी करवाते हैं। चूंकि ये क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे इसलिए इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार करने लग जाते हैं ये रोमन साम्राज्य वाले जो क्रिश्चियन लोग थे वो। अब क्या होता है देखिए, ये जो कम्युनिटी है, जो ज्यूज हैं या यहूदी जिन्हें आप बोल रहे हैं, ये बहुत ही एक बहुत हार्ड कम्युनिटी है। यानी कि इनके पास जो है बहुत स्ट्रेंथ होती है इकोनॉमिकली भी, प्लस ये वैसे भी बहुत धर्म को लेके, अपने धर्म को लेके काफ़ी मजबूत रहते हैं, इनकी स्थिति बहुत मजबूत रहती है। तो इकोनॉमिकली चूंकि ये स्ट्रांग थे तो ये पूरी दुनिया में जो है ट्रेडर के रूप में फैलेंगे। ठीक है, तो हर कहीं पे ये ट्रेड करने जाते हैं, तो ये ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में होंगे बल्कि ये यूरोप में भी जाते हैं। ठीक है, और रोमन साम्राज्य में भी ये अलेक्जेंड्रिया एक जगह होगी, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। देखिए ये रोमन साम्राज्य है जो आपको इसमें दिख रहा है, तो ये अलेक्जेंड्रिया से जेरूशलेम के बीच में आते जाते रहते हैं। और यहाँ से देखिए इनको रोमन साम्राज्य के तहत ये बहुत सारे ज्यूज जो चूंकि ये क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे, अपना धर्म बहुत मजबूती से रखते थे, तो इनको उठा के रोम ले जाया जाता था और वहाँ पे इनको स्लेव के तौर पे रखा जाता था। जैसे ही वो वहाँ पे स्लेव के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करते थे या किसी भी तरह से छूटते थे तो वो रोम में ही बसने लगे। और ये जो कम्युनिटी है ज्यूज की, इसकी खासियत है कि ये धीरे धीरे सेटलमेंट में मतलब अपने सेटलमेंट बनाते हैं, और कुछ इस तरह का सेटलमेंट बनाते हैं जैसे एक घर यहाँ बसा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये बाउंड्री खड़ी कर देते हैं या कटीले तार लगा लेते हैं और अब ये जो है यहूदियों का सेटलमेंट हो गया। तो इस तरह से ये ना सिर्फ पूरे यूरोप में बसने लगते हैं, सेटलमेंट करने लगते हैं, बल्कि वहाँ पे ट्रेडर कम्युनिटी भी बन के ये लोग उभरते हैं। तो ट्रेड के रूप में भी ये ट्रेड का काम भी करते हैं। तो इस तरह से जो ये जूस हैं, यहूदी हैं, ये यूरोप में फैलना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है, इसके बाद रोमन साम्राज्य के बाद रोमन का ही सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं बाइजेंटाइन पीरियड। ये 324 से 638 सी तक होता है। अब इसमें क्रिश्चियनिटी को जो है ऑफिशियली रिलीजन डिक्लेयर किया जाता है कि ये हमारा ऑफिशियल आज से रिलीजन है। अब देखिए ज्यूज के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि अब वो ऐसे साम्राज्य में रह रहे हैं जिनका ऑफिशियल रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। अब इनके ऊपर नए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं ज्यूज के ऊपर, यहूदियों के ऊपर, जैसे कि वो इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं कर सकते, यानी यहूदी जो हैं वो यहूदियों में ही शादी कर पाएंगे, बाहर कहीं शादी नहीं कर पाएंगे, क्रिश्चियन के साथ शादी नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये इनकी सोसाइटी में घुल मिल न जाएं, क्रिश्चियंस की सोसाइटी में घुलने मिलने से रोकने के लिए, यहूदियों को अलग से रखने के लिए इनके ऊपर ये नियम लगाया गया। दूसरा, वो लोग
स्लेव नहीं रख सकते थे, गुलाम नहीं रख सकते थे। तीसरा, उनको सेनागोज बनाने की परमिशन भी नहीं थी, यानी अपने धार्मिक स्थल वो नहीं बना सकते थे। तो कुल मिला के ये एक टैक्टिक थी कि कैसे जूज हैं उनको सप्रेस किया जाए, कैसे उनकी जो बढ़ती हुई संख्या है या फिर यूं कहें उनका जो दबदबा है कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए ये सारी टैक्टिक्स लगाई गई। अब देखिए, ये बाइजेंटाइन पीरियड में इनके ऊपर थोड़ी और दिक्कत आई, लेकिन अब चालू होता है इस्लामिक पीरियड जो आएगा 638 से 1099 में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जूस जो हैं थोड़े से इनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेंगे इनिशियली, थोड़े से ये फ्री रहेंगे और ट्रेडर के रूप में ये लोग अपना काम बढ़िया से करने लगते हैं, और मिडिल ईस्ट में ये लोग ट्रेडर की तरह बढ़िया पनपने लगते हैं, ठीक है। और इनको बोला जाता है, इस पीरियड को बोला जाता है जेविश गोल्डन एज। लेकिन ये शुरुआत में थोड़ा इनके लिए सपोर्टिव था, लेकिन जाते जाते जब ये पीरियड समाप्त होता है 1066 के आसपास, बहुत बड़े लेवल पे एक मसाकर होता है जिसमें बहुत सारे यहूदियों को मार डाला जाता है, और ये इस्लामिक पीरियड के अंदर ही होता है। इसका मतलब शुरुआत में तो इस्लामिक पीरियड में इन लोगों की गोल्डन एज थी, लेकिन बाद में ये जो है काफ़ी हद तक खदेड़े जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। अब देखिए, ये बात करते हैं, इसके बाद इस्लामिक पीरियड जैसे ही खत्म हुआ तो वहाँ पे पीरियड आता है क्रूसेडर पीरियड। तो क्रूसेडर जो है, क्या थे ये क्रूसेडर, उसको समझने के लिए देखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जूस का रोल था जीसस को फांसी पे लटकाने में या फिर सूली पे चढ़ाने में। तो जीसस के हत्यारों के रूप में जूस को देखा जाने लगा, और जो कैथोलिक चर्चेस थी, जो क्रिश्चियनिटी की चर्चेस थी, ये जूस को बोलती थी कि इन्होंने ही जीसस को मारा है, तो हमारा अब कर्तव्य बनता है कि हम इनसे बदला लें, रिवेंज लें। तो ये लोग खुद को क्रूसेडर कहते हैं, और क्रूसेडर जो हैं वो जूस को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं, क्योंकि इनका जो रोल था वो जीसस के क्रूसिफिकेशन में बहुत बड़ा था। तो सारे ज्यूज और उनके जो साइनागोजेस थे, जो उनके छोटे छोटे धार्मिक संरचनाएं थी, उन सब में आग लगा दी गई, और इस तरह से क्रूसेडर पीरियड में इनका खात्मा स्टार्ट हुआ, मसाकर होने लगा। अब बात करते हैं कि जो ज्यूज के मसाकर हुए हैं उनमें बड़े मैं आपको नाम बताता हूं। जैसे अभी हमने देखा मुस्लिम्स के अंडर में, तो मुस्लिम्स के अंडर में 1066 में, यानी जाते जाते एक बड़ा मसाकर होता है, ग्रैंडा मसाकर, और इसमें बहुत सारे जो ज्यूज थे उनको मार दिया जाता है। इसके बाद क्रूसेडर पीरियड हमने देखा, ऐसे क्रिश्चियंस जो कह रहे थे कि जीसस को मारने में इनका रोल है तो हमें बदला लेना है, तो ये था क्रूसेडर पीरियड। इसके बाद देखिए एक एंटी सेमिटिज्म वेव चलने लग जाती है, यानी जो इनका धर्म है ज्यूज का, इसके खिलाफ एक वेव चलने लग जाती है यूरोप में। और देखिए, दो बड़े कारण अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहूदियों को मारने के दो बड़े कारण थे ज्यूज को मारने के। तो एक तो रीजन था रिलीजियस, मतलब धार्मिक रीजन, और दूसरा जो रीजन था वो था इकोनॉमिक रीजन। तो अब देखिए, दोनों की बात अगर मैं करूं तो रिलीजियस रीजन ये था कि उन्होंने जीसस को मारा है, ऐसा बोला जाता है। प्लस दूसरा अगर मैं कहूं तो ज्यूज जो थे उन्होंने इनिशियल में थोड़े धार्मिक ग्रंथों में भी छेड़छानी करी थी, तो इसीलिए भी इन्हें जो है रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है। इकोनॉमिक में अगर मैं बात करूं तो ये लोग थे ट्रेडर्स, और जो यूरोप में कंपटीशन बढ़ रहा था इनके कारण, क्योंकि ये यूरोप में बहुत ज़्यादा सेटल होने लग गए थे, तो यूरोप में इनको कंपटीटर की तरह भी देखा जाने लगा, इसीलिए भी इनका एक तरह से संहार होने लगा। अब देखिए, जैसे ही एंटी सेमिटिज्म, मतलब इनके खिलाफ धार्मिक कट्टरता फैलने लगी यूरोप में, तो वहाँ पे चालू हो गया इनका एक्सपल्शन, मतलब इनको निकाला जाने लगा। स्पेन से बहुत बड़े मात्रा में इनको निकाला गया 1492 में, क्योंकि इन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट नहीं की। मैंने आपको बताया कि ये अपने धर्म से बहुत लगाव वाले लोग हैं और ये जल्दी से अपने धर्म को नहीं छोड़ते, तो क्रिश्चियनिटी को ये लोग नहीं अपनाते हैं, इसलिए इनको स्पेनिश अपने यहाँ से निकाल देता है। फिर रशिया में भी इनको बड़े लेवल पे इनका मसाकर किया जाता है, जिनको बोला जाता है पोग्रोम्स। और सबसे बड़ा और सबसे नोटोरियस आपने सुना होगा द हॉलोकास्ट, जो हिटलर करता है 1940 से 45 के बीच में। इसमें ये क्या करते हैं, हिटलर क्या करता है, गैस चैम्बर्स में इनको भर देता है और वहाँ पे मार डालता है। लगभग 60 लाख ज्यूस को मार डाला गया इन गैस चैम्बर्स में। तो हिटलर का नाजिज्म बहुत ही क्रूर था, और इसको इतिहास में बहुत बड़े लेवल पे देखा जाता है, तो इसे बोला जाता है द हॉलोकास्ट। अब देखिए, ये हम डायग्राम में अगर समझना चाहें तो देखिए किस तरह से इनका पलायन हो रहा है। फ्रांस में 1306 में निकाल दिए गए, ऐसे ही पोर्तुगीज में से निकाला गया,
सरदेनिया, स्पेन, पोर्चुगल, सभी से इनको भगाया गया। लेकिन पोलैंड जो था, यहाँ पे ये लोग जाते हैं और पोलैंड में ये लोग बसने लगते हैं। लेकिन पोलैंड भी कुछ समय बाद धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है। पोलैंड एंड लिथुआनिया जो है एक था पहले, वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, जिसके कारण इनको फिर से भागना पड़ा। तो इस तरह से ये जो है यूरोप में, पूरे यूरोप में ना सिर्फ इनको कत्लेआम का सामना करना पड़ता है, इनका मैसाकर होता है, बल्कि इनको भागना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है इधर से उधर। और इसी पलायन के मद्देनजर इनके दिमाग में ख्याल आता है कि हमारा खुद का देश होना चाहिए। वो कैसे आता है हम बात करेंगे आगे। अब देखिए, हमने देखा कि इनका परसिक्यूशन हो रहा था, मसाकर हो रहा था, मारा जा रहा था। उसके कारण क्या थे? तो पहला देखो, मैंने बताया आपको कि जीसस को मारने में इनका रोल था। दूसरा, आउट ऑफ कंपटीशन, क्योंकि ये लोग ट्रेडर कम्युनिटी के थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि इनके कारण कंपटीशन बढ़ रहा है। तीसरा, मैंने आपको बताया, यूरोप में एंटी सेमिटिज्म की वेव चलती है, यानी कि इनके खिलाफ जो है धार्मिक कट्टरता बढ़ती है। चौथा, अगर मैं आपको रीजन बताऊं तो बहुत सारे र्यूमर, यानी कि बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं बना ली जाती हैं इनके खिलाफ। तो 14 सेंचुरी में ब्लैक डेथ नाम से एक डिजीज आती है यूरोप में, जिसमें ज्यूस लोगों का बोला जाता है कि ये कुओं का जो पानी है उसमें ये दूषित कर रहे हैं, जिसके कारण ये वाली जो बीमारी है फैल रही है। इसलिए ज्यूस को ढूंढ ढूंढ के फिर से मारा जाने लगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बहुत सारे कारणों में से एक और बड़ा कारण अगर हम देखें तो इकोनॉमिक शॉक्स। देखिए, यूरोप जो है उसमें 1100 से लेके 1600 के बीच में थोड़ा सा इकोनॉमिकली दिक्कतें आ रही थी, और क्लाइमेटिक जो है वो भी दिक्कतें आ रही थी। तो इन सब रीजन्स के कारण जो है इन लोगों को भगाया जा रहा था इनके देशों में, यूरोप के देशों में। तो ये सारे कारण थे इनके परसिक्यूशन के। अब हम बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट में इनको क्यों मारा गया, जहाँ पे मुस्लिम रूलर्स थे। तो देखिए, शुरुआत में इनके रिलेशन जो है मुस्लिम्स के साथ बहुत फ्रेंडली थे, क्योंकि जो मदीना है वहाँ पे जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, वो मोहम्मद साहब को रिफ्यूज देते हैं। तो मोहम्मद साहब को शरण देने के कारण इनको जो इस्लाम धर्म होता है वो अच्छे से ट्रीट करता है। लेकिन इनकी जो स्टेटस होती है वहाँ, उसे धिम्मी बोला जाता है। धिम्मी जो है वो सेकेंड क्लास सिटीजन होते हैं, यानी कि इनके पास पूरे तरह से वो राइट नहीं होते जो एक बाकी नागरिकों को होंगे, जो असल में नागरिक होंगे। लेकिन ये लोग जो है अपना रिलीजन मान सकते हैं और ये फ्री हैं अपने रिलीजन को मानने के लिए। लेकिन इनके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई होगी कि ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते। तो इन्हें धिम्मी बोला जाता था और इनके ऊपर एक टैक्स लगता था। देखिए, मुस्लिम जो रूलर्स थे वो जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे, जो मुसलमान नहीं होते थे, उन पे एक टैक्स लगाते थे जिसका नाम होता था जिजिया। तो ये भारत में भी लगाया जाता था जब मुगलों का शासन था। तो यही जिजिया टैक्स इन इजरायलीज के ऊपर भी लगाया जाता है, या फिर मैं यूं कहूं यहूदियों के ऊपर भी लगाया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, देखिए, जब मोहम्मद साहब को इन्होंने शरण दी थी तो मोहम्मद साहब जहाँ पे आके बसे वहाँ पे यहूदियों की 2-3 ब्रांच रहती थी। तो मोहम्मद साहब जो है 2 ब्रांचों को इनको यहाँ से निकलवा देते हैं कैसे भी करके, और एक जो ब्रांच थी यहूदियों की, उसको ऐसा बोलते हैं कि ये मदीना से मिले हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया। तो अब जो यहूदी हैं वो थोड़े से अगेंस्ट हो जाते हैं मोहम्मद साहब के, और मुसलमान जो हैं, मुस्लिम्स जो हैं, वो भी अगेंस्ट हो जाते हैं ज्यूज़ के। तो इस तरह से यहाँ भी एंटी सेमिटिज्म की वेव चलती है, धार्मिक कट्टरता की, और इस तरह से ये धार्मिक कट्टरता के चलते हुए इनका बहुत बड़े लेवल पे फिर से मसाकर होता है, ग्रैंडा मसाकर 1066 में। तो ये सारे रीजन थे कि मिडिल ईस्ट में इनका परसिक्यूशन क्यों हुआ। तो इस तरह से हमें समझ में आया, जो जूस थे, चाहे वो यूरोप गए हों, चाहे वो मिडिल ईस्ट में रहे हों, चाहे वो रशिया गए हों, ठीक है, हर जगह पे लगभग लगभग उनका क्या होता है, मसाकर होता है या परसिक्यूशन होता है। अब जो ज्यूस थे, हमने देखा जो ज्यूस थे वो ओरिजिन इनका हम अगर देखना चाहें तो वो जेरूसलेम एरिया से हम कह सकते हैं कि इनका ओरिजिन जो स्थान था जहाँ से ये एक्चुअल में बिलोंग करते थे वो था जेरूसलेम। अब इजराइल, ये जो यहूदी थे, दुनिया के हर कोने में इनको लगा कि अगर हमारा कोई देश हो सकता है, हमारा कोई स्थान हो सकता है जहाँ पे हम सुरक्षित हैं, तो वो यही हो सकता है, हमें जेरूसलेम वापस जाना होगा। तो ये सारी लड़ाई अब होती है, जो वो होती है इस धार्मिक स्थल पे। ये जो धार्मिक स्थल है जेरूसलेम वाला, इसे बहुत सारे नामों से हम देखेंगे। इसको इजराइल भी बोलते हैं, अन्नान बोलते हैं, अलशाम, लवांट, पैलेस्टाइन, द प्रोमिस लैंड, इन सब नामों से ये धार्मिक स्थल जाना जाता है। लेकिन अब कुल मिला के जो संघर्ष चलेगा, लड़ाइयाँ होंगी, वो सिर्फ इस रीजन के कारण, इस जमीन के कारण होंगी। और ये जमीन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने अभी बात करी थी, क्योंकि यहाँ पे तीनों धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपने धार्मिक स्थल हैं इनके लिए।
अब देखिए, इसको फिर से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमने बात करी थी, ये इजराइल के यहूदियों के लिए डोम ऑफ रॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। ये अल अक्सा मॉस्क है, ये भी यहीं पे है। वेस्टर्न वॉल हमने बात करी। इसके अलावा यहाँ पे मैथेलम है, जहाँ पे जीसस का जन्म हुआ था, और यही वो एरिया है इजराइल वाला जिसमें जीसस को सूली पे चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों ही धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर देखिए हमको इजराइल पैलेस्टाइन समझना है तो इसकी पहले हमें थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझनी होगी कि किस तरह से ये जो यहूदी लोग हैं यूरोप से भाग के आने लगते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑटोमन एम्पायर की, जो टर्की वाला साम्राज्य था, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे इजराइल और जेरूसलम थे, 14वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी, और एग्जैक्टली 1922 तक ये चलता है। अब देखिए, जब 19th सेंचुरी चल रही होती है 19वीं शताब्दी में, तो यूरोप में नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़े लेवल पे इमर्ज होता है। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की भावना वहाँ पे डेवलप होती है, और वहाँ के लोग अपने एक राष्ट्र में, राष्ट्रवाद क्या होता है, नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं, ऐसा करके वहाँ पे फीलिंग डेवलप होने लगी, और वहाँ पे जो है यूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो इटली जो है वो यूनाइट होके एक इटली बन गया, जर्मनी का भी यूनिफिकेशन हुआ। तो इस तरह से वहाँ के लोगों को अपने देश से प्रेम होने लगा, राष्ट्र प्रेम की भावना जागने लगी। तो यहीं यूरोप में जो है भटक रहे थे आपके ज्यूज। तो इन जूस को लगा कि हमें भी ऐसा देश हमारा होना चाहिए और हमारे लिए भी ऐसा कोई राष्ट्र होना चाहिए। तो ज्यूज में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है जियोनिस्ट मूवमेंट, या फिर इसे बोलते हैं जियोनिज्म। ये क्यों मूवमेंट स्टार्ट होता है? क्योंकि देखिए, एक तो एंटीसेमिटिज्म बहुत ज़्यादा था यूरोप में, इनके खिलाफ धार्मिक जो बदला लिया जा रहा था इनसे, उसकी फीलिंग के कारण इनको लगा कि हमारा खुद का एक देश होना चाहिए। दूसरा, इनके लिए हस्काला मूवमेंट चलाया जा रहा था, जो जिस मूवमेंट का उद्देश्य था कि जो ज्यूज हैं उनको पढ़ा लिखा के और उनको अपने राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा शिक्षित किया जाए कि हमारा इतिहास क्या है, यहूदी लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस तरह से हस्काला मूवमेंट चलता है। तो जो ये जियोनिस्ट मूवमेंट है, इनको, इनके जो फादर हैं उस वो थे थियोडोर हर्जेल। तो ये जो थियोडोर हर्जेल हैं ये मूवमेंट चलाते हैं एक इजराइल के लिए, अगर मैं कहूँ, या फिर इनका नेशन होने के लिए, जेरूसलम पाने के लिए ये एक इनका मूवमेंट चलता है। तो इस तरह से ये जब मूवमेंट चलता है तो ये लोग पलायन करने लगते हैं यूरोप से। तब ये जो जेरूसलम था इसको पैलेस्टाइन बोला जाता था। तो पैलेस्टाइन की तरफ इनका जो है पलायन बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे ये लोग अब यूरोप से जो है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा बहुत सारी इनके लिए समस्याएं आ रही थी, तो ये सब लोग पैलेस्टाइन की तरफ धीरे धीरे पलायन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो अंग्रेज जो थे, यूके, ब्रिटेन, ब्रिटिश जो है वो अनाउंस करता है बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत। बाल्फोर जो है इनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, आर्थर बाल्फोर, उनके नाम पे ये डिक्लेरेशन है। तो ब्रिटिश के जो लोग थे, यूके जो है वो प्रॉमिस करता है यहूदियों से कि उनको परमानेंट एक रहने के लिए जगह दी जाएगी, जो कहाँ पे होगी, पैलेस्टाइन में होगी। लेकिन ब्रिटिश लोग बहुत ही चालाक थे, एक जगह इनको प्रॉमिस किया, दूसरी जगह ये फ्रांस और रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसका नाम होता है साइकस पीगो एग्रीमेंट। तो साइकस पीगो एग्रीमेंट में ये क्या कहते हैं फ्रांस और रशिया के साथ, कि जो ओटोमन एम्पायर है, जो ओटोमन साम्राज्य है, वो फेल होगा और फेल होने वाला है। तो उसके बाद वहाँ का जो एरिया है वो हम आपस में किस तरह बांटेंगे, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया किस तरह बांटेगा, ये वो समझौता था। इसके तहत ब्रिटेन ने कहा कि पैलेस्टाइन जो है वो खुद रखेगा, बाकी जो है वो अलग तरह से बांटेंगे, लेकिन पैलेस्टाइन मेरा होगा। तो एक तरफ उसने प्रॉमिस किया है कि पैलेस्टाइन यहूदियों को दिया जाएगा, दूसरी तरफ वो यहाँ पे आप देखिए कि वो खुद रख रहा है। तीसरी जगह पे वो क्या कह रहा है, अरब जो देश थे उनको बोल रहा है कि पैलेस्टाइन आपका होगा। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो कभी भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें नहीं करते हैं, वो हमेशा चीज़ों को टेक्निकली खेलते हैं और फंसाते हैं। तो इस चीज़ में देखिए नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, वो हम देखेंगे। लेकिन ये देखिए, जब ये ऑटोमन एम्पायर बिखरा तो यहाँ पे बात होती है, तो इसमें पैलेस्टाइन ब्रिटेन खुद रख देता है और उसका नाम रखता है मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन। ये पूरा पैलेस्टाइन है। और यहाँ पे देखिए फ्रांस को दिया जाता है सीरिया, और ये भी इराक जो है ये भी ब्रिटेन खुद रखता है। जबकि जो टर्की था उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा दिया जाता है रशिया को। ठीक है, इस तरह से ये डिवीजन होता है। तो यानी यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि पैलेस्टाइन जो है अरब को ना देके ब्रिटेन ने खुद के लिए रखा। अब देखिए, चूंकि बाल्फोर डिक्लेरेशन हो चुका था जिसमें यहूदियों को बोला गया कि पैलेस्टाइन में तुम्हें रहने के लिए जगह दी जाएगी, तो अब यहाँ यूरोप से पलायन स्टार्ट होता है, यहूदी लोग भी यहाँ पे आके धीरे धीरे रहने लगते हैं और अपना सेटलमेंट बनाने लगेंगे। अब देखिए,
वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ब्रिटिश मैंडेट बन गया पैलेस्टाइन में। अब माइग्रेशन हो जाता है ज्यूज का स्टार्ट, क्योंकि मैंने बताया बाल्फोर डिक्लेरेशन में ऐसा उनको बोला गया था कि उनको एक रहने के लिए परमानेंट जगह मिलेगी। अब जेविश जो लोग हैं वो लैंड सेटलमेंट बनाने लगते हैं और पैलेस्टाइन में रहना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रिटेन है उसके पास देखिए एक क्या होता है कि यहाँ पे पहले से ही पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स रह रहे हैं, ठीक है, ये जो पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम्स की। अब यहाँ पे यहूदी लोग आ रहे हैं, तो यहूदी लोग आने के कारण ये ज्यूज की पॉपुलेशन आ गई। तो अब ब्रिटेन जो है यहाँ पे देख रहा था कि क्रिश्चियंस भी हैं, तो इस तरह से 3 अलग अलग धर्मों के लोग एक ही पैलेस्टाइन में आके रहने लगे। अब ये बात जो है पैलेस्टाइन वालों को कम समझ में आती है कि यहाँ पे ज्यूज तेजी से बढ़ने लगे, ठीक है। तो अब ब्रिटेन इन सबको संभालने के लिए यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाता है, यानी हर तीनों धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस निकालता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे बैलेंस बना के वो रख सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें हम 1936 आता है। ये वो टाइम था जब जो पैलेस्टीन के जो मुस्लिम्स थे, अरब्स थे, वो ब्रिटेन के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट कर देते हैं। मैंने आपको बताया क्योंकि आके यहाँ पे जेरूसलम में ज्यूज आके बसने लगे, प्लस ब्रिटेन के अलग अलग रूल, तो इसके चलते हुए अरब ने रिवोल्ट कर लिया। अब ब्रिटेन ने देखा कि अरब के जो लोग हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं, तो ज्यूज के मिलिशिया जो यहूदी लोग थे उनको हथियार थमा के इन जो मुस्लिम्स हैं, अरब मुस्लिम्स, इनके जो विद्रोह को है शांत किया गया। यानी जूज ने साथ दिया इस विद्रोह को दबाने में, अरब वाले विद्रोह को दबाने में। अब अरब जो लोग हैं वो चूंकि नाराज हो रहे थे, तो ब्रिटेन ने क्या किया, इनको खुश करने के लिए कहा कि हम जो ज्यूज का माइग्रेशन है, जो यहूदी लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं, उन पे थोड़े से हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, पाबंदियां लगाएंगे। यानी कि वो पहले अगर 10,000 लोग आ रहे हैं साल में, तो अब उन्होंने जो है थोड़ा सा पाबंदी लगा के उसको 5,000 कर दिया। ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा लिया। लेकिन अब इससे ये ब्रिटिशर्स खुश हुए कि नहीं, अरब्स खुश हुए कि नहीं हुए ये नहीं पता, लेकिन ज्यूज जो हैं वो जरूर नाराज हो जाते हैं ब्रिटेन से, और ये लोग ब्रिटेन पे छुप के हमला करने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर, यानी गोरिल्ला वार या छद्म युद्ध जिसे कहते हैं। उसके तहत ये ब्रिटिश के ऊपर अटैक करने लगे। अब बात करते हैं हम, धीरे धीरे जो है टाइम आ गया है 1939 का, या फिर मैं कहूँ दूसरे विश्व युद्ध का टाइम आ चुका है। दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है और वहाँ पे यूरोप में जर्मनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हिटलर रूल कर रहा है, और हिटलर ने जो है ऑर्डर दिया, अपनी नाजी गवर्नमेंट थी इनकी, तो उनको बोला कि जो जूस हैं उन सबको मारा जाए। तो वो गैस चैम्बर बनाते हैं और उस गैस चैम्बर में इन जूस को, यहूदियों को डाल के इन्हें मारा जाता है। और इनकी जो संख्या थी यहूदियों की जिनमें मारा जाता है वो लगभग 60 लाख थी। ये सबसे वन ऑफ द वर्स्ट किस्सा है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें इतने सारे लोगों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया था। इस तरह से अब जो है यूरोप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहा था इजराइल के लिए या फिर यहूदियों के लिए। तो ये लोग जो हैं अपने पलायन को और ज़्यादा तेज कर देते हैं, और धीरे धीरे जो ये जेरूसलम वाला एरिया रहेगा, जिसे अभी मॉडर्न इजराइल, पैलेस्टाइन और जेरूसलम बोलेंगे, तो ये यूरोप से भागने लगेंगे तेजी से और इस एरिया में पहुंचेंगे। और इस एरिया में फिर जो है दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि ब्रिटेन पहले से इनको नहीं संभाल पा रहा था, और अब जो है ब्रिटेन इस होने वाले पलायन को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे पैलेस्टीन मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, प्लस यहाँ पे यहूदियों की संख्या तेज़ी से बढ़ जाती है। और ब्रिटेन इस बीच अपने हाथ खड़े करके भाग निकलता है, और ये समस्या सौंप दी जाती है, तब बिल्कुल नया नया बना था यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के लिए ये पहला बड़ा मामला था जिसे उसे सुलझाना था। किस तरह से यूनाइटेड नेशन पैलेस्टीन और यहूदी जो हैं उनके बीच में बैलेंस बनाएगा, क्या उसका प्लान होगा, कैसे आगे ये संघर्ष में तब्दील हो जाता है अरब और इजराइल के बीच में, और कैसे फिर ये बाद में पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में संघर्ष का इशू बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो ये सब जानने के लिए हम अगले पार्ट में बात करेंगे, जो इस सीरीज का दूसरा पार्ट रहेगा, कि क्या एग्जैक्टली होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।